हेलो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि ये फैंग अपनी दिन की वेस्ट करने वाली चीज जो कि पिल्स है इस बार उनसे पहले नीलामी करवाता है, फिर एक डॉगी भी रखता है खत्म करने के लिए, लेकिन फिर भी काम नहीं बनता तो वही अपने पुराने और भरोसेमंद एल्डर बॉय को काम पे लगाता है। जहां एल्डर बॉय को इतनी जल्दी पिल खाता देखकर तो डॉगी को भी शौक लगता है और ये फैंग पास खड़ा एक चीयर लीडर की तरह चीयर करता हुआ कहता है, कौन है ग्रेटेस्ट पिल खाने वाला। एल्डर बॉय पूरे मुंह में पिल्स ठूस के चबाते हुए आंखें बंद करके सोचते हैं, मुझे नहीं पता था कि प्योर 9 स्ट्राइप्ड प्रोफाउंड पिल का टेस्ट इतना अच्छा होगा। हालांकि उनकी कोई असर तो मेरे लिए काम की नहीं है, पर फिर भी खाने में आनंद आ रहा है। फिर एक पिल को हाथ में लेकर थोड़े आंसू के साथ कहते हैं, हालांकि मैंने 5 स्ट्राइप वाली 9 ग्रेड प्योर प्रोफाउंड पिल ली थी पहले, लेकिन एक पिल ने ही लगभग मेरी 10वें भाग की बचत खाली कर दी थी। हालांकि उसकी इफेक्ट मेरे लिए मददरूप थी, लेकिन उसका टेस्ट इन 9 स्ट्राइप प्योर प्रोफाउंड पिल्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते और अपने पुराने दिन को याद करते हैं, जिससे खाते खाते उनके आंखों में से आंसू निकल आते हैं, जिस पर पीछे खड़े एल्डर शिया का ध्यान जाता है। फिर तुरंत ही जोर जोर से रोने लगते हैं और सोचते हैं, हालांकि ये सिर्फ 3rd ग्रेड ही है, लेकिन ये मौका मुझे 60 साल पहले मिला होता। एल्डर बॉय को ऐसे जोर जोर से रोता देखकर ये फैंग टेंशन में पड़ जाता है और कहता है, एल्डर बॉय अगर आप नहीं खाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपको 1 लाख हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन दे दूंगा। एल्डर शिया हाथ आगे करके ये फैंग को रोक लेते हैं, कहते हैं, बच्चे तुम नहीं समझ पाओगे। अगर एल्डर बॉय और मैंने तब अपने टाइम में इन प्योर प्रोफाउंड पिल्स को खाया होता तो अब तक तो हम हेवनली थंडर को पार करके ऊपर के रेल्म तक भी पहुंच गए होते। हम अभी ऐसे अटके नहीं पड़े होते बिना किसी आशा की किरण के। और उनकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और सोचते हैं, हालांकि हम दोनों कब से ट्रांसेंडिंग टर्बुलेशन रेल्म के 4थे रेल्म में जाने के लिए काबिल है, लेकिन हम ब्रेक थ्रू करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं, क्योंकि हमें गारंटी नहीं है कि क्या हम ट्रांसेंडिंग टर्बुलेशन रेल्म के 4थे लेयर को झेल पाएंगे या नहीं। अगर हम नाकामयाब रहे तो हम राख बन जाएंगे। ये सब देखकर ये फैंग एक पिल उठाता है और 3rd ग्रेड हीरो वाली स्माइल देकर 2nd ग्रेड हीरो वाली बात करता है, कहता है, मैं समझ गया सीनियर, मैं सोच रहा था कि आप फ्यूचर में एल्डर बॉय की मदद कर सकेंगे। ऑफ कोर्स ये जूनियर आपकी मदद को बिना रिवॉर्ड के नहीं जाने देगा। 1 लाख हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स कैसे रहेंगे भरपाई के तौर पर, बिल्कुल आज की तरह। ये सुनकर एल्डर शिया के दिमाग में कई सारे सवाल उठते हैं कि आखिर किस प्रकार की उल्टी सुल्टी बातें किए जा रहा है, लेकिन जैसे ही उन्हें समझ आता है कि ये फैंग कहना क्या चाहता है तो वे पहले पिल की ओर देखते हैं और फिर ये फैंग की ओर देखते और ऐसे ही देखकर पूछते हैं, मैं स्टार स्पिरिट सेक्ट में नहीं हूँ, क्या ये चलेगा। तो ये फैंग आंखें बंद करके हाथ आगे करता है और यस यस कहता है। तो एल्डर शिया खुशी खुशी बैठकर एक एक पिल उठाते हैं और आंखें बंद करके कहते हैं, ठीक है, इस बार मैं एल्डर बॉय को मदद करूंगा। तो फिर थोड़ी देर बाद तीनों एल्डर बॉय, एल्डर शिया और येलो डॉगी क्रंच क्रंच आवाज के साथ पिल्स खाए जा रहे हैं, लेकिन ये फैंग यहाँ बैठा बैठा टेंशन में सोच रहा है कि ये अभी भी बहुत स्लो है। मास्टर और जूनियर ब्रदर वू फैंग कब आएंगे। एल्डर बॉय को तभी याद आता है तो भरे हुए पेट और मुंह के साथ पूछते हैं, ये फैंग TNU ऑक्शन हाउस में नीलाम हो रही 2 प्योर प्रोफाउंड पिल्स भी तुम्हारी है ना। और सोचते हैं, मेरे गाल सुन्न पड़ रहे हैं, अच्छा होगा कि मैं धीरे धीरे खाऊं। ये फैंग 2 पिल्स उछालते हुए कहता है, हाँ, वे दोनों प्योर प्रोफाउंड पिल्स भी मेरी ही है। ये सामान्य पिल्स भी कई हजार लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की बेची जा सकती है। मैं बस देखना चाहता हूँ कि कौन बलि का बकरा बनेगा। ये सुनकर एल्डर शिया एक कोला की तरह पिल्स खाते खाते वही रुक जाते हैं और सोचते हैं, एक पिल 10 लाख लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की बेचना महंगी नहीं कहलाएगी।
और उनके दिमाग में दो सवाल घूमते रहते हैं, सामान्य पील, बलि का बकरा। और सोचते हैं तुमने उन्हें नीलामी के लिए सिर्फ बलि का बकरा ढूंढने के लिए रखी। यहाँ उसी बिल्डिंग के बाहर मून वाइट और वू फेंग आते हैं। दोनों के हाथ में एक एक बक्सा है और मून वाइट कहती है, मैंने उन लोगों को महसूस करके ढूंढ लिया है। वे सेकंड फ्लोर के पूर्व में तीसरे कमरे में है। तुम्हारे सीनियर ब्रदर और एल्डर बाय दोनों वहां है। वू फेंग चमकती हुई आंखों के साथ कहता है, सीनियर ब्रदर, आपको पक्का कभी ये ख्याल भी नहीं आया होगा कि मास्टर ने बहुत बड़ा खर्चा करके हम दोनों ब्रदर्स के लिए कुछ अच्छा खरीदा है। वू फेंग खुशी खुशी फटाफट सीढ़ियां चढ़ने लगता है और बक्से के साथ कमरे के सामने जाकर ये फेंग को आवाज लगा के कहता है, सीनियर ब्रदर ये फेंग, ये देखो। यहाँ पीछे मून वाइट धीरे धीरे आती आती आंखें बंद करके ये फेंग का ब्लैंक चेहरा सोचकर कहती है, मैं सोच रही हूँ कि उसके चेहरे पर कैसा एक्सप्रेशन होगा। और क्या हो गया अगर वो अमीर है तो? ये पिल्स कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसे तुम पैसों से आसानी से खरीद सकते हो। इस बार ये सब मेरे लक की वजह से था। लेकिन यहाँ वू फेंग का चेहरा डार्क हो गया है। लड़खड़ाते हुए अपनी बात खत्म कर रहा है, मास्टर ने हमारे लिए प्योर प्रोफाउंड पिल खरीदी है। मून वाइट पूछती है, तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे? तो वू फेंग बिना कुछ बोले काले एक्सप्रेशन और कांपते हाथों के साथ आगे की ओर पॉइंट करता है। वो अभी भी पूरा कांप रहा है और मून वाइट आके देखती है तो वहाँ एल्डर बाय, एल्डर शिया और ये फेंग कुर्सी पर बैठे सामने पड़े पिल्स के पहाड़ में से एक एक पिल लेकर खा रहे हैं और नीचे डॉगी पिल्स खा खा के उल्टी कर रहा है। ये देखकर मून वाइट को समझ नहीं आता ये सब क्या हो रहा है और उसका उत्साह टूटे हुए दिल की तरह टुकड़ा टुकड़ा होकर बिखर जाता है। हाथ में से पिल्स का बक्सा नीचे गिर जाता है और उसमें से पिल्स बाहर निकल जाती है और इस तरह ये उसकी जिंदगी का सबसे काला दिन बन जाता है और उसके मुंह से खून तक निकल आता है। पीछे वू फेंग टेंशन में खड़ा मून वाइट को पुकारता है, मास्टर, मास्टर। बक्सा गिरने के आवाज से एल्डर बाय और एल्डर शिया का ध्यान उनकी ओर जाता है और पिल्स खाते खाते सोचते हैं, बलि का बकरा। और मून वाइट भी डेड आंखों के साथ सोचती है, आखिरकार एंड में मैंने सब गड़बड़ ही कर दिया। फिर मून वाइट टेबल पर बैठती है और एल्डर बाय सब बताते हैं तो वो अपने सर पर हाथ रखकर कहती है, तो मेरे डिसाइपल ने यूं ही मजे के लिए रखी सामान्य पिल्स वही है जिसे मैंने बहुत मेहनत करके कई सारे लोगों से नीलामी में लाइफ और डेथ की लड़ाई लड़कर खरीदी है। तो एल्डर बाय कहते हैं, बिल्कुल सही यंग मिस। मून वाइट पगलाए हुए एक्सप्रेशन के साथ कहती है, मैंने सोचा था कि ये नीलामी में खरीदी पिल्स पासा पलट देंगी, लेकिन किसने सोचा होगा कि मैं ही होगी जिसे ये फेंग ने बलि का बकरा बनाया। एल्डर बाय, क्या आपको लगता है कि मैं हंसने लायक हूँ? एल्डर बाय आंखें बंद करके मून वाइट को आश्वासन देते हुए कहते हैं, यंग मिस, आखिरकार ये उनके भले के लिए ही तो किया आपने। तभी सामने खड़ा वू फेंग टेबल पर आके झुक कर कहता है, मास्टर, सीनियर ब्रदर। फिर पिल्स की ओर देखकर मुंह में पानी के साथ पूछता है, क्या मैं ये प्योर प्रोफाउंड पिल्स खा सकता हूँ? वू फेंग की बात सुनकर एल्डर बाय और एल्डर शिया खुशी के मारे परियों की तरह उड़ते हुए एक दूसरे को ताली देते हैं और एल्डर शिया कहते हैं, आखिरकार यहाँ कोई तो आया हमारे साथ खाने के लिए। ये फेंग इन दोनों की हरकत देखकर अजीब सा मुंह बनाता है। फिर पिल्स की ओर चमकती हुई आंखों से देखकर लार पाड़ रहे वू फेंग को जाकर कान में कहता है, ऑफ कोर्स, तुम जितनी चाहो उतनी खा सकते हो, जब तक तुम्हारा दिल ना भर जाए तब तक खाओ। वू फेंग कहता है, सीनियर ब्रदर बहुत अच्छे हैं। फिर वो पिल्स की ओर टूट पड़ने के लिए आगे बढ़ता है और उत्साह से कहता है, पिल्स की मदद से उठो और पुराना कल्टीवेशन आगे बढ़ाओ। उसको ऐसा करते देख
मून वाइट चिल्लाकर कहती है, इस तरह से जल्दी मत करो। तभी उसके टेबल को छूने से कुछ पिल्स नीचे गिरने लगती है, जिससे वह टेंशन के साथ देखता है। जो पिल्स जाके येलो डॉगी के आगे गिरती है, जिसे डॉगी बहुत ही खराब एक्सप्रेशन के साथ क्वेश्चन मार्क लगाकर देखता है। वो भी बेचारा सोच रहा होगा, ये पिल्स बार बार मेरे पास ही क्यों आती है। खैर, पिल्स को डॉगी की ओर जाता देखकर वू फेंग की टेंशन और बढ़ जाती है और सोचता है, अरे नहीं, सामान्य जंगली बीस्ट पिल्स की ओर आकर्षित होते हैं। पिल्स को देखकर उसकी आंखें चमकने लगती है और आंसू भी आ जाते हैं, ये सोचकर कि अगर कुत्ते ने पिल्स खा ली तो मेरा तो दिल ही टूट जाएगा। और वह पिल्स को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन उसकी सोच से बिल्कुल विपरीत डॉगी उसकी ओर आ रही पिल्स को लात मारकर दूर फेंक देता है। ये देखकर वू फेंग कंफ्यूज हो जाता है और वहीं पर चिपक जाता है। पीछे वू फेंग के हाथ कांप रहे और डॉगी इन सब से परेशान हो गया हो ऐसे उसकी ओर देखकर अपना गाल खुजाता है। डॉगी को ऐसी हरकत करता देख वू फेंग को इतना बड़ा झटका लगता है कि खुली आंखों के साथ मुंह चौड़ा हो जाता है। पीछे ये फेंग बस शांति से खड़ा है। तभी एल्डर शिया मून वाइट के पास आते हैं और कहते हैं, मास्टर लुओ, लोगों के पैसों को संभालने और उनके लिए काम करने के बारे में जब बात करें तब सावधानी रखना बेहद जरूरी है, लेकिन आपको उसके मास्टर के तौर पर देखते हुए उसके कामों पर आपका ज्यादा असर होना चाहिए। ये सुनकर मून वाइट के दिमाग के तारों में थोड़ा शौक बहने लगता है। एल्डर शिया चुगली करने वाले एक्सप्रेशन के साथ आगे कहते हैं, इतनी कीमती 9 स्ट्राइप्ड क्लेंसिंग प्रोफाउंड पिल्स उसने 2000 से ज्यादा पिल्स उस लिटिल डॉगी को खिला दी। ये साफ साफ कीमती खजाना वेस्ट करना नहीं है। एल्डर शिया की ये बात सुनकर मून वाइट को पसीने छूट रहे हैं और वू फेंग बंदर की तरह बड़े कान करके सुनता है और कहता है, 2000? पीछे ये फेंग नादान बनने की एक्टिंग करता है और धीरे से कहता है, आखिरकार कुत्ते इंसान से ज्यादा जल्दी खा सकते हैं। वो फेंग की ये बात जानकर बहुत बुरी हालत है, जैसे किसी ने बहुत पीटा हो उसे, वैसे रोता है और डॉगी को एक हाथ से उठा के कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक कुत्ते से भी बुरी जिंदगी जी रहा हूँ। ये फेंग पीछे से एल्डर बाय और एल्डर शिया के कंधे थपथपाते कहता है, एल्डर बाय, एल्डर शिया, जूनियर ब्रदर, फटाफट ये क्लेंसिंग प्रोफाउंड पिल्स खाना खत्म करो। ये सुनकर एल्डर बाय का चेहरा काला पड़ जाता है और एल्डर शिया को भी टेंशन होता है। सामने मून वाइट बैठी बैठी बिगड़े हुए एक्सप्रेशन के साथ सोचती है, मेरे सर पर ही इसके जैसा डिसाइपल क्यों लिखा था। 1 घंटे बाद एल्डर बाय, एल्डर शिया और वू फेंग तीनों के पेट पिल्स खा खा कर फूल गए हैं और सांस भी नहीं ले पा रहे। वू फेंग कह रहा है, मैं अब और नहीं खा सकता। ये फेंग कहता है, हमारे पास अभी भी लोगों की कमी है, अभी भी यहाँ 2000 से ज्यादा पिल्स बची पड़ी है। फिर तुरंत ही पीछे मुड़कर देखता है तो मून वाइट को देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया का बल्ब जलता है। मून वाइट समझ जाती है और डार्क फेस के साथ मना करने के लिए दोनों हाथ क्रॉस करके मना करते हुए कहती है, तुम मुझे खाने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये फेंग पिल्स की ओर हाथ करके स्माइल करते हुए कहता है, मास्टर बस ये खत्म कर दो, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2000 से कुछ ज्यादा ही बची है। मून वाइट एक पील हाथ में लेकर ये फेंग को दिखाती हुई कहती है, मैं बहुत बड़ी रकम खर्च कर सकती हूँ बाकी की क्लेंसिंग प्रोफाउंड पिल्स खरीदने के लिए। बाकी की 2000 से ज्यादा पिल्स अगर मेरे पापा के सेट भेजे जाए तो कई सारे टैलेंटेड लोग कल्टीवेट किए जा सकते हैं। तो इस बार ये फेंग तुरंत मना करने के लिए हाथ क्रॉस करके कहता है, मास्टर बात ऐसी नहीं है कि मैं बेचना नहीं चाहता, लेकिन बात ऐसी है कि मैं बेच नहीं सकता। और सोचता है, ये सारी बर्बाद करने की आइटम है जो सिस्टम ने दी है, अगर मैं ये बची हुई पिल्स बेचूंगा तो वो पक्का मेरे स्क्वांडरिंग पॉइंट्स काट लेगा। मून वाइट डिटर्मिनेशन के साथ टेबल पर हाथ स्मैक करके कहती है, मैं 10 गुना ज्यादा कीमत दूंगी। ये सुनकर एल्डर बाय, एल्डर शिया और वू फेंग की हालत खराब होने के बावजूद भी वे तीनों टेबल पकड़कर खड़े होते हैं। मून वाइट की ओर देखकर कहते हैं, ओ डियर,
और आगे कुछ नहीं कहते। लेकिन मूनवाइट समझ जाती है और गुस्से से भरी सांस छोड़ती है। सोचती है एक मास्टर अपने डिसाइपल के साथ पैसों की बात कैसे कर सकता है, और वैसे भी ये बयान ना किया जाए ऐसा दिखने वाला डायरेक्ट डिसाइपल कोई ऐसा इंसान तो नहीं है जिसे पैसों की कोई कमी हो। तभी उसके पास से एक चमकती हुई ब्राइट लाइट आती है और फूल खिले हुए हैं, जिसे देखने के लिए वो अपना हाथ बीच में रखकर देखने की कोशिश करती है और सोच में पड़ जाती है। ये फेंग चमकता हुआ आंख मारकर प्लेट में फूलों के साथ पिल्स से दिल बनाकर आके कहता है, ओ मेरी सम्माननीय मास्टर, इन पिल्स का टेस्ट सच में बहुत अच्छा है, क्या आप उन्हें ट्राई नहीं करेगी? मूनवाइट ये फेंग की और टेंशन में देखकर पूछती है, तुम वो प्लेट कहाँ से लाए? फिर धीरे से फ्लावर्स के बीच में से ग्रेसफुली एक पिल उठाती है, उसकी ओर देखती रहती है और दूसरे हाथ से अपनी गर्दन के पीछे सहलाती हुई किसी सोच में पड़ी बस खड़ी रहती है। दो घंटों बाद वू फेंग की आंखें चकरा रही है और जमीन पर पड़े पड़े कह रहा है, मैंने कुछ ज्यादा ही खा ली, मैं कुछ देर यहीं पर सोऊंगा। मूनवाइट डेलिगेंटली सारी पिल्स खत्म करके अपना मुंह साफ करती है। एल्डर शिया टेबल पर मुंह रखे बेहोश हो गए लगते हैं और एल्डर बाय रोते रोते कह रहे हैं, फाइनली खत्म हुआ। और इन सब की ये हालत करने वाला पीछे उल्टा होकर खड़ा है और रिवॉर्ड के नोटिफिकेशन देखकर पागलों की तरह स्माइल कर रहा है। नोटिफिकेशन में आया है, डिंग बाय टीएन होंग को फिजूल खर्ची करने के लिए सक्सेसफुली काम पर रखने के लिए होस्ट को कांग्रेचुलेशंस, रिवॉर्ड 100 बिग स्पेंडर पॉइंट्स। डिंग शिया टीएन यू को फिजूल खर्ची के लिए सक्सेसफुली काम पर रखने के लिए होस्ट को कांग्रेचुलेशंस, रिवॉर्ड 200 बिग स्पेंडर पॉइंट्स। डिंग आज की सारी चीजें फिजूल खर्ची से उड़ाने के लिए बधाई हो, रिवॉर्ड 1000 बिग स्पेंडिंग पॉइंट्स। 3 9 टीयर 9 लीफ रेजरेक्शन हर्ब और 5 9 टीयर ग्रास। और वही गेमिंग जैसे पैनल में सभी कंट्रोल दिखते हैं। सिस्टम एक और नोटिफिकेशन देती है, डिंग रिवॉर्ड्स आइटम को फिजूल खर्ची जैसे इस्तेमाल करने से कोई ज्यादा अमाउंट के बिग स्पेंडर पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, होस्ट उन्हें जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता है। ये फेंग खुश होकर कहता है, हाँ बिग स्पेंडर पॉइंट्स के अलावा वे असल में दूसरे रिवॉर्ड्स भी दे रहे हैं। वो ऐसा कैलकुलेशन और रिवॉर्ड में सर मारता हुआ वही खड़ा रहता है और पीछे मूनवाइट के दिमाग में से हवाएं निकल रही है और एल्डर बाय को कहती है, हाँ, एल्डर बाय आपको क्या लगता है एक सेक्ट मास्टर और मास्टर के तौर पर मैं जो कर रही हूँ वो इंटरेस्टिंग है? एल्डर बाय कहते हैं, ये तो मूनवाइट उंगली पर गिनाती हुई कहती है, कल्टीवेशन में गाइडेंस लेने की कोई जरूरत नहीं, कल्टीवेशन के लिए रिसोर्स देने की कोई जरूरत नहीं, और ऊपर से मैं अपने डिसाइपल से एक्स्ट्रा मनी भी कमा रही हूँ। एल्डर बाय अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहते हैं, मुझे भी ऐसा महसूस तो हो रहा है कि ये फेंग हमारे सेक्ट का डिसाइपल कम और सेक्ट के लिए पैसों का देवता ज्यादा है। बस बात इतनी सी है कि ये पैसों का देवता थोड़ा ज्यादा ही उड़ाऊ है। ये फेंग टेबल के पास आकर बेहोश पड़े एल्डर शिया को जाकर कहता है, एल्डर शिया मैंने सुना है कि आप 9th टीयर पिल रिफाइनर है, क्या आपने 9th टीयर 9 लीफ रेजरेक्शन हर्ब के बारे में सुना है? ये सुनकर बेहोश हालत में भी एल्डर शिया का कान बंदर की तरह बड़ा हो जाता है। एल्डर शिया का मुंह खुला रह जाता है और मूनवाइट कहती है, ये हो गया फिर से शुरू। एल्डर शिया अपनी बेहोशी में से उठकर जोर से चिल्लाते हैं, 9 लीफ रेजरेक्शन हर्ब। उनको अचानक खड़े होकर चमकती हुई आंखों के साथ चिल्लाते हुए देखकर ये फेंग का चेहरा डर के मारे डार्क हो जाता है। आगे वो चिल्लाते हैं, 9 लीफ रेजरेक्शन हर्ब वो एक लेजेंडरी स्पिरिट हर्ब है। उनके चिल्लाने से ये फेंग पूरा हिल जाता है और अपने कान बंद करके कहता है, एल्डर शिया आराम से बात करिए, मेरे कान के पर्दे फटने वाले हैं। फिर एल्डर शिया क्लास शुरू होती है जिसमें ये फेंग स्टूल पर बैठा ध्यान रखकर सुन रहा है।
और वो बोर्ड पर दिल आकार वाली पत्तियों की फोटो दिखाकर एक टीचर की तरह उस पर लकड़ी से टैप करते कहते हैं, 9 लीफ रेजरेक्शन हर्ब सामान्य रूप से रेजरेक्शन हर्ब के नाम से जानी जाती है। एक वनस्पति है जिसकी हर एक पत्ती में रेजरेक्शन हर्ब की इफेक्ट है। 9 लीफ रेजरेक्शन हर्ब तो एक तरफ, मैंने कभी 1 लीफ रेजरेक्शन हर्ब भी नहीं देखी। रेजरेक्शन हर्ब एक महत्वपूर्ण हर्ब है, एक रिवाइवल लाइफ सेविंग पिल बनाने के लिए, जिसके जैसा और कुछ नहीं है। अगर कोई 24 घंटे के अंदर अंदर रिवाइवल लाइफ सेविंग पिल ले लेता है तो अगर उसकी आत्मा शरीर छोड़कर भी चली गई हो तो भी वो जिंदा हो सकता है। नीचे दिखाता है कैसे एक बच्चा ऐसी पिल्स खा के जिंदा हो गया है और लोग उसे भूत समझकर भाग रहे हैं और मरने की एक्टिंग कर रहे हैं। पिल्स को सोचकर अपने हाथ खींचते हुए आगे कहते हैं, अगर टूंक में कहना हो तो रिवाइवल लाइफ सेविंग पिल कुछ ऐसा है जिसे ट्रांसेंडिंग टर्बुलेशन रेल्म का कोई भी एक्सपर्ट बहुत आतुरता से पाना चाहेगा। पिल्स की प्रोटेक्शन के साथ अगर टर्बुलेशन फेल होने से शरीर खत्म भी हो जाए तो भी आत्मा को संभाला जा सकता है और फ्यूचर में बॉडी फिर से बनाने के लिए कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं। दिखाता है कैसे आत्मा नर्क और पृथ्वी के बीच में आराम से कूद सकती है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना ही नर्क के राक्षस और ना ही पृथ्वी के इंसान। इतना सब कहकर खुश हुए एल्डर बाय आराम से बैठते हैं और पूछते हैं, वैसे अगर कहूँ तो तुमने इसके बारे में पूछा क्यों? एल्डर बाय कहते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि इस बच्चे के पास ये भी है? अगर उसके पास होता नहीं तो वो पूछ नहीं रहा होता। फिर आवाज लगाकर एल्डर शिया को कहते हैं, एल्डर शिया, क्या आप बैम्बू स्पिरिट हर्ब, व्हाइट सोल फ्लावर और पर्पल थंडर फ्रूट के बारे में जानते हैं? एल्डर शिया एल्डर बाय को सुनकर थोड़ा चौंकते हैं, लेकिन फिर कहते हैं, मैं जानता हूँ ये 3 टाइप की स्पिरिट हर्ब बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन बड़े सेट के पास थोड़ा या ज्यादा मौजूद है। उसका क्या? एल्डर बाय ये फेंकी और उंगली करके कहते हैं, ये बच्चा कल इन 3 स्पिरिचुअल हर्ब में अपने पैर सोख रहा था। ये सुनकर एल्डर शिया पूरे झनझना जाते हैं और कहते हैं, क्या कहा? ये फेंग उनसे नजरें बचाकर नादान बनने की कोशिश करता है, लेकिन एल्डर शिया का चेहरा डार्क हो जाता है और कहते हैं, बहुत बुरा है ये, बहुत बुरा है ये। एल्डर बाय उनको सहारा देने के लिए उनके पास जाते हैं और ये फेंग को कहते हैं, तुम्हारे पास 9 टीयर 9 लीफ रेजरेक्शन हर्ब होनी चाहिए, बराबर? बिना ज्यादा एक्सप्लेनेशन किए ये साफ साफ है कि इस टाइप की हर्ब पक्का लेजेंडरी है। मेहरबानी करके इस बार इनका उपयोग अपने पैर सोखने के लिए मत करना। ये फेंग जैसे कोई आम बात हो ऐसे कहता है, लेकिन मेरे पास 3 प्लांट है तो उसमें से एक का इस्तेमाल मेरे पैर सोखने के लिए करना ठीक होगा। और सोचता है, हालांकि मैं एक अमीर पैसे वेस्ट करने वाला हूँ, फिर भी मैं अमीर हूँ तो मुझे पूरे मजे जरूर लेने चाहिए जिसके मैं ले सकता हूँ। एक 3rd टीयर हर्ब में पैर सोखने से बहुत अच्छा लगा था तो मैं उन्हें 9 टीयर हर्ब में सोखने की कोशिश कैसे नहीं कर सकता। एल्डर शिया अपनी बुरी हालत में भी ये सुनकर गुस्सा हो जाते हैं। कहते हैं, क्या वो सीरियसली कह रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं करना। फिर एक लावा मॉन्स्टर की तरह बड़ा सा मुंह खोलकर ये फेंग को समझा रहे हैं, जिसमें उनकी बातों में से पिल्स ही पिल्स गिर रही है और कह रहे हैं, ये फेंग, क्या तुम्हारे पास सच में 3 9 टीयर 9 लीफ रेजरेक्शन हर्ब है? तुम अपनी कीमत बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी है, मुझे वे तीनों 9 टीयर 9 लीफ रेजरेक्शन हर्ब चाहिए। अगर इसमें सब कुछ चला जाए तो भी 9 टीयर 9 लीफ रेजरेक्शन हर्ब से पिल्स बन सकती है जिससे मरे हुए को जिंदा किया जा सकता है। अगर इसको पैर सूखने के लिए इस्तेमाल किया तो ये न सिर्फ खजाने की फिजूल खर्ची है, ये एक पागलपन है। ये फेंग अनजान बनकर ना सुनने की एक्टिंग करता है। फिर वो कपड़ों में से कुछ निकालते हुए मून वाइट की ओर जाने लगता है, जिससे मून वाइट भी चौंक जाती है और एल्डर बाय और एल्डर शिया का दिमाग सोचने लगता है कि ये करने क्या जा रहा है। ये फेंग 9 टीयर 9 लीफ रेजरेक्शन हर्ब निकाल के स्माइल करते हुए कहता है, मास्टर, ये 9 टीयर 9 लीफ रेजरेक्शन हर्ब मेरी तरफ से
आपकी रिस्पेक्ट की निशानी के तौर पर। तो मून वाइट कहती है ये और हर्ब को हाथ में देखकर सोचती है मेरे पर्सनल डिसाइपल के तौर पर उसने 1 लाख हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स दिए थे, गिफ्ट के तौर पर 4 लाख हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स दिए थे, और आज ये प्राइसलेस 9 लेव रेजरेक्शन हर्ब दे रहा है। क्या फ्यूचर में भी मुझे उसकी ओर से ऐसे ही सब मिलता रहेगा? फिर कहती है 1 मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा डिसाइपल मुझे एडॉप्ट कर रहा है? और अपने मन में खुद को बैठी देखती है जहाँ ये फेंग रोमांटिकली कहता है मास्टर बस मुझे अपना लो। ये सोचकर उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है, आंखें चकराने लगती है और दिन में एक तारा दिख जाता है, गाल लाल हो जाते हैं, सर ब्लास्ट होने लगता है और थम थम करके उसका दिल बाहर निकल आता है और अपने हाथ आगे करके कुछ रोकते हुए कहती है नहीं नहीं, ये 9 ईयर 9 लिव रेजरेक्शन हर्ब नहीं ली जानी चाहिए। फिर अपने ख्यालों को दूर करने के लिए जोर जोर से अपना सिर पागलों की तरह हिलाती है, कहती है नहीं, ये सही नहीं है। फ्यूचर में जब मैं टर्बुलेशन में जाऊंगी तब शायद मुझे रिवाइवल लाइफ सेविंग पिल की भी जरूरत पड़े। फिर बाकी की 2 हर्ब को हाथ में लेकर कहता है एक दूसरी 9 ईयर 9 लिव रेजरेक्शन हर्ब को मैं पक्का अपने पैर सोखने में इस्तेमाल करने वाला हूँ, उसमें मुझे कोई नहीं रोक सकता। और इस आखिरी हर्ब के बारे में कहूँ तो एल्डर बाय, जब तक आप मुझे फ्यूचर में कुछ मेहनत मजूरी में मदद करेंगे तो ज्यादा चांस है कि ये आपकी हो सकती है। ये सुनते ही उनके बदन में खुशी की झनझनाहट फैल जाती है। खुशी के मारे अपनी और उंगली करके पूछते हैं हाँ मेरा भी भाग है? और ये फेंग के कंधे पर हाथ रखकर पूछते हैं ये फेंग, जब तक मैं तुम्हें मेहनत मजदूरी वाले काम में मदद करूं तब तक मैं ये 9 ईयर 9 लिव रेजरेक्शन हर्ब पा सकता हूँ, राइट? लेकिन ये फेंग का ध्यान कहीं और जा रहा है और उसको सवाल उठता है हाँ? फिर जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो एल्डर शिया बिना कपड़ों के ये फेंग को अपनी मस्कुलर बॉडी दिखाकर पूछ रहे हैं मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जिसे देखकर ये फेंग पूरा घबरा जाता है। एल्डर बाई की शॉर्ट सर्किट हो जाती है और कहते हैं एल्डर शिया आपका क्या मतलब है? वो 9 ईयर 9 लिव रेजरेक्शन हर्ब मेरी है, उसके बारे में सोचना भी मत। एल्डर शिया एल्डर बाई के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझे महसूस हो रहा है कि मैं 9 लिव रेजरेक्शन हर्ब पा सकता हूँ। तो एल्डर शिया उनकी ओर उंगली करके कहते हैं तुम्हें अपनी जगह वापस चले जाना चाहिए, मैं अपने सेक्ट के मामले संभाल लूंगा। और इसके साथ एल्डर बाय और एल्डर शिया के बीच में एक टशन शुरू हो जाता है। वू फेंग नीचे पड़ा पड़ा खुद के और ये फेंग के पैर सोखने के बारे में इमेजिन करके सोचता है अगर सीनियर ब्रदर ये फेंग 9 लिव रेजरेक्शन हर्ब को अपने पैर सोखने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो क्या मैं उनके साथ थोड़ी देर के लिए पैर सोख सकता हूँ? तभी एल्डर शिया एल्डर बाय को धक्का देकर जल्दी से मून वाइट के पास आते हैं और टेबल पर जोर से हाथ रखते हैं, जिसे देखकर मून वाइट के दिमाग में सवाल उठते हैं। एल्डर शिया कहते हैं मास्टर लुओ। पीछे ये फेंग ध्यान देने लगता है और एल्डर शिया हाथ और फिस्ट जोड़कर कहते हैं यू, जिसको आधी जिंदगी भटकते हुए बस इतना अफसोस है कि किसी सेक्ट को ज्वाइन नहीं किया, अगर लिटिल क्यून शुए को कोई तकलीफ ना हो तो यू तुम्हारे सम्माननीय सेक्ट में एक माननीय एल्डर बनना चाहता है, तो क्या तुम वह स्थान दे सकती हो? एल्डर शिया का पूरा नाम शिया टीएनयू है, इसलिए वे अपने आप को ही यू कहकर बुला रहे हैं। मून वाइट थोड़े कंफ्यूजन क्लियर करने वाले एक्सप्रेशन के साथ कहती है एक 9th टीयर अल्केमिस्ट के रूप में आपके भयंकर कल्टीवेशन ट्रांसेंडिंग टर्बुलेशन रेल्म के 3रे लेयर पर आपका टीएनयू ऑक्शन हाउस लगभग शियन ट्यून कॉन्टिनेंट का 5वां भाग कवर करता है और आप हमारे छोटे से स्टार स्पिरिट सेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो एल्डर शिया चमकते हुए चेहरे के साथ थम्स अप दिखाते हैं और फिर हाथ खुजलाते हुए कहते हैं लिटिल क्यून शुए, जब तुम छोटी थी तब इस ओल्ड मैन ने एक बार तुम्हें गोदी में उठाया था, अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे पापा के पास जाऊंगा। ये सुनकर मून वाइट का चेहरा बिल्कुल देखने लायक हो जाता है। पीछे एल्डर बाय ये फेंग के कंधे पर हाथ रखकर कह रहे हैं
एल्डर शिया की बात मत सुनना। और उनकी ओर देखकर एल्डर शिया सोचते हैं, ये फेंग यूं ही 3 लेजेंडरी हर्ब निकाल सकता है, उन्हें गिफ्ट के तौर पर दे सकता है, पैर सोखने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इससे ये साबित होता है कि उसके लिए ये सब चीजें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके पास पक्का कई सारी अच्छी अच्छी चीजें होगी और इसीलिए अगर मैं तुरंत कदम नहीं उठाऊंगा तो फिर से मुझे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। ऐसा मून वाइट एल्डर शिया की बात को मान लेती है और कहती है, ठीक है, लेकिन एल्डर शिया आपके नीलामी घर के बिजनेस का क्या? तो एल्डर शिया जवाब देते हैं, अच्छा ठीक है, तो ऑक्शन हाउस का बिजनेस मैं अपने नाकारा बेटे को सौंप दूंगा। ऐसी बाजी हाथ में से जाती देखकर एल्डर बाय गुस्से में अपने दांत कसते हैं और कहते हैं, एल्डर शिया तुम बहुत जालिम हो। एल्डर बाय को ऐसे बेबस देखकर उनका मजाक उड़ाने के लिए एल्डर शिया पास आकर कहते हैं, एल्डर बाय मैं हमेशा से तुम्हारे मुंह का रंग देखना चाहता था, जब तुम मेरे सामने कुछ ना कर पाओ तब का। अब वो 9 लीफ रेजरेक्शन हर्ब किसे मिलेगी, वो तो हम दोनों के किए पर निर्भर करता है। एल्डर बाय गुस्से से पूरे कांप रहे हैं लेकिन कुछ कह नहीं पाते। यहाँ मून वाइट के मन में 4 छोटी मून वाइट मौजूद है, जिसमें से एक उंगली ऊपर की ओर करके पूछती है, हमारा गोल क्या है? तो नंबर 1 कहती है, अपर रेल में अपना बदला लेना। नंबर 2 कहती है, टर्ब्यूलेशन पार करके ऊपर के रेल में जाना। और नंबर 3 कहती है, अपने आप को कल्टीवेशन में समर्पित करना। ये सब जो सोचा था उसके सामने जो हो रहा है वो देखकर मून वाइट के मुंह से खून निकल रहा है और उसका शरीर कमजोर पड़ रहा है। वो घुटनों पर गिर के कहती है, सब खत्म हो गया। मैं सेक्ट बड़ा नहीं करना चाहती थी, पता नहीं कहाँ से, लेकिन फिर भी 2 डिसाइपल होना एक बात है, लेकिन हम एक 9 टियर अल्केमिस्ट भी कैसे भर्ती कर बैठे। तभी ये फेंग सिस्टम में देखकर पूछता है, वैसे यहाँ कोई जानता है कि गोल्डन सिल्कवर्म स्टार जेम क्या है? ये सुनकर तो जैसे तीनों के अंदर का राक्षस जाग उठा हो, ऐसे डरावने चेहरे के साथ पूछते हैं, तुम्हारे पास गोल्डन सिल्कवर्म स्टार जेम है? ऐसा सीन देखकर ये फेंग बहुत डर जाता है और लगातार मना करता है, कहता है, नहीं नहीं, मैं बस पूछ रहा था, बस पूछ रहा था। और सोचता है, वे मेरी ओर ऐसे देख रहे हैं जैसे वे मुझे जिंदा खा जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि ये गोल्ड सिल्कवर्म स्टार जेम पक्का 9 लीफ रेजरेक्शन हर्ब से भी ज्यादा अमेजिंग है। यहाँ वे तीनों अपने मुंह पर कॉन्फिडेंट लुक के साथ कहते हैं, हे ये फेंग के पास पक्का गोल्ड सिल्कवर्म स्टार जेम है जो वो हमसे छुपा रहा है। वो फेंग तब तक थोड़ा ठीक हो गया होता है। वो खड़ा होकर एल्डर बाय के पीछे से पूछता है, सीनियर ब्रदर, आपने आखिर पैसों के देवता को कहां से प्रसन्न किया इस दुनिया में? आपके पास सब कुछ कैसे होता है? तभी एक ब्लू मार्बल में वाइब्रेशन होता है और ट्रेम्बल की आवाज आती है, जो कि मून वाइट के कपड़ों के नीचे उसकी कमर से बंधा है, जिसे देखकर उसके दिमाग में सवाल उठता है और फिर पीछे मुड़कर सभी को कहती है, अभी के अभी सेक्ट वापस चलो। मून वाइट को ऐसे हड़बड़ाहट में देखकर एल्डर बाय पूछते हैं, मिस क्या कुछ प्रॉब्लम हुई है? मून वाइट जवाब देती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पापा आए हैं और वो कह रहे हैं कुछ जरूरी बात डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वे सिर्फ मेरे सेक्ट का इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं। 5 घंटों बाद रात हो गई है और पहाड़ के ऊपर चांद चमक रहा है। उसी चांद के नीचे सेक्ट में जैसे ही मून वाइट और बाकी सभी पहुंचते हैं, तब तुरंत एक परछाई बहुत स्पीड के साथ उनके सामने आकर खड़ी रहती है और वहां आसपास सब धूल उड़ने लगती है। मून वाइट तुरंत ही सर झुकाकर कहती है, पिताजी मैं वापस आ गई। मून वाइट के पिता बहुत ही हताश और मायूस एक्सप्रेशन के साथ कहते हैं, क्वेंशुए, तुमने सच में अपने पापा को निराश किया है। इतना कहते ही उनकी बॉडी में से ब्राइट लाइट आती है, जो छोटे छोटे ब्लू पार्टिकल बन जाते हैं और वहां एक फोर्स रिलीज होता है। पिताजी का बिगड़ा हुआ मूड देखकर मून वाइट टेंशन में आ जाती है और पूछती है, पिताजी अचानक आने के बारे में कैसे सोचा? तो वे सेक्ट की ओर उंगली करके रोते रोते कहते हैं,
मैं निराश हूँ, मैं बहुत निराश हूँ। अभी अगले दिन ही तुम्हारे स्टार स्पिरिट सेक्ट का रिक्रूटमेंट डे था। सेक्ट के डिसाइपल कहाँ है? मैंने सोचा था कि स्टार स्पिरिट सेक्ट अब बहुत रंगीन होगा और कोई मुझे चाय परोसेगा जब मैं आऊंगा। मैं डिसाइपल के बीच बांटने के लिए कई सारी चीजें लाया था, लेकिन यहाँ एक इंसान भी मौजूद नहीं था। फिर वो अपनी 5 घंटों पहले गिफ्ट के साथ बैठकर इंतजार करने वाली हालत सोचकर कहते हैं, मैंने अकेले बैठे बैठे इंतजार किया जब तक देर नहीं हो गई, लेकिन फिर भी तुम में से कोई नहीं आया, तो मुझे मैसेज भेजना पड़ा। मूनवाइट अपनी बात रखने के लिए धीरे से अपना गला साफ करके अपने पिताजी का ध्यान अपनी ओर खींचती है। फिर हाथ दिखाकर कहती है, पिताजी, ये 2 डिसाइपल हैं जो मैंने अपने स्टार स्पिरिट सेक्ट में रिक्रूट किए हैं। मेरे दाएं जो है वो ये फेंग है और दूसरा वाला लैंग वूफेंग है। फिर बाहर से तो स्माइल करती है, लेकिन अंदर अपने मन में राहत की सांस छोड़कर कहती है, मेरा नसीब अच्छा है कि मेरे पास ये दोनों है बलि के बकरे बनाने के लिए। और उदास चेहरे में खड़े अपने पिताजी का हाथ पकड़कर स्माइल के साथ कहती है, पिताजी प्लीज गुस्सा मत होइए, देखिए मैंने ये फेंग को अपने डायरेक्ट डिसाइपल के तौर पर लिया है। फिर अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचकर अपने मन में कहती है, मेरी पिछली जिंदगी में मैं लावारिस थी, इसलिए इस बार मैं अपने प्यारे माता पिता का ख्याल रखना चाहती हूँ। ये फेंग को पसीने छूटने लगते हैं जब अंकल तुरंत जाकर ये फेंग को एनालाइज कर रहे हो ऐसे देखने लगते हैं तब, और कहते हैं, ओह एक पर्सनल डिसाइपल। और पीछे खड़ी मूनवाइट को देखकर सोचते हैं, मेरी प्यारी बेटी जब छोटी थी तब से किसी के भी बारे में परवाह नहीं की, सिवाय पूरे दिन कल्टीवेशन करने के। उसने एक पर्सनल डिसाइपल लिया। फिर वे ये फेंग की ओर उंगली करके मूनवाइट को पूछते हैं, उसके पास कौन सी स्पिरिचुअल रूट्स है? तो वो सामने जवाब देती है, उसके पास कोई नहीं है। फिर पूछते हैं, उसका टैलेंट क्या है? तो फिर से जवाब मिलता है, नहीं कोई टैलेंट नहीं है। फिर पूछते हैं, उसका कल्टीवेशन लेवल क्या है? तो मूनवाइट धीरे से उनके कान में ये फेंग का कल्टीवेशन कहती है, जिसे सुनकर उनकी आंखें ब्लैंक हो जाती है, मुंह में से खून निकल आता है और कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल निकम्मा है, वो तुम्हारा पर्सनल डिसाइपल कैसे बना? तो मूनवाइट पीछे आंख बंद करके कहती है, वो उसने पर्सनल डिसाइपल की जगह 5 लाख हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स में खरीदी है। ये फेंग एक आज्ञाकारी स्टूडेंट की तरह खड़े रहकर स्माइल के साथ कहता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल वैसे ही हुआ था। तो अंकल को सवाल उठते हैं, क्या उसने पर्सनल डिसाइपल की जगह खरीदी? अगर तुम घटिया सेक्ट मास्टर हो फिर भी तुम्हें यूं ही डायरेक्ट डिसाइपल नहीं लेने चाहिए। फिर दुखी होकर अपने सीने पर हाथ रखते हैं और रोते रोते दीवार पर अपना सर रखते हैं, जिससे उस पर क्रैक पड़ जाते हैं और कहते हैं, बेटी पिताजी को तुम्हें ऐसा बनना सिखाया हो वैसा याद नहीं है, और अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम मुझसे मांग सकती थी। मूनवाइट कहती है, पिताजी प्लीज मुझे समझाने तो दीजिए। तभी अचानक एल्डर शिया वहाँ कुछ चीज को जोर से जमीन पर पटकते हैं, जो कि एक सीट है, और एल्डर शिया ये फेंग को कहते हैं, ये फेंग तुम खड़े खड़े थक गए होगे, आओ यहाँ बैठकर आराम कर लो। ये देखकर सामने एल्डर बाय थोड़ा गुस्से से कहते हैं, शिया टीएनयू सेक्ट मास्टर के सामने इस तरह से बर्ताव कर रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लेकिन अगले ही पल ये फेंग के बैठते ही उसे हाथ में चाय देकर उसके कंधे और पैरों पर मसाज करते हुए एल्डर बाय कहते हैं, वातावरण में अब ठंडी बढ़ती जा रही है, हम ये फेंग को जुकाम नहीं लगने दे सकते। ये देखकर एल्डर शिया को झटका लगता है। एल्डर बाय ये फेंग को पूछते हैं, क्या टेम्परेचर सही है? और एल्डर शिया कहीं से एक ब्लैंकेट लाकर कहते हैं, ये लो अपने आप को ब्लैंकेट में लपेट लो। उस तरफ की ऐसी ब्राइटनेस देखकर मूनवाइट और उसके पापा दोनों के दिमाग में पसीने छूट रहे हैं। मूनवाइट के पिताजी टेंशन में पूछते हैं, बाय टीएन होंग, क्या तुम अभी भी हमारे स्टार स्पिरिट सेक्ट के एल्डर हो? और शिया टीएनयू,
तुम जैसा बूढ़ा आदमी मेरी बेटी के सेट में कैसे पहुंचा? कुछ मिनटों बाद तीनों मिलकर मून वाइट के पिताजी को सारी कहानी हॉल में जाकर बता देते हैं। तो वे अपना सिर पकड़कर कहते हैं, एक कुत्ते ने 2000 से ज्यादा 9 स्ट्राइप क्लेंसिंग प्रोफाउंड पिल खा ली और ऊपर से तुमने लेजेंडरी 9 लीफ रेजरेक्शन हर्ब भी पाई। वो कोई पर्सनल डिसाइपल नहीं बल्कि एक धन का देवता है। स्टार स्पिरिट सेक्ट को तो छोड़ो बल्कि पूरा स्टार पिग सेक्ट भी उसकी एक पूर्वज की तरह पूजा करेगा। एल्डर बाय हाथ आगे करके कहते हैं, बिल्कुल सही। इसलिए हमें शंका है कि शायद ये फेंग वहां से हो सकता है। तो मूनवाइट के पिताजी तुरंत एल्डर बाय को चुप रहने का इशारा करके उसके बारे में बोलने से मना करते हैं और मूनवाइट की ओर देखकर कहते हैं, कोई जरूरत नहीं वो कहने की। अभी मैं क्यूएनशुए के सेट को चेक करने के लिए आया था। जबकि यहाँ सब कुछ सही चल रहा है तो मैं बेफिक्र हो सकता हूँ। फिर वे एल्डर बाय और एल्डर शिया को कहते हैं, मुझे क्यूएनशुए से कुछ फैमिली मैटर के बारे में बात करनी है, तो तुम दोनों अभी के लिए जा सकते हो। तो सामने वे दोनों अपना सिर झुकाकर कहते हैं, समझ गए, और फिर वहां से चले जाते हैं। वहां कोर्टयार्ड में सिर्फ एक कमरे में लाइट जल रही है, जिसके अंदर ये फेंग के सामने पानी की बाल्टी रखकर वो फेंग हंसते हुए कहता है, सीनियर ब्रदर, मैं आपके लिए पैर सोखने का पानी लेकर आया हूँ। टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है। ये फेंग पूछता है, क्या तुम भी सोखने वाले हो? तो वो फेंग ये फेंग की पतलून मोड़ते हुए कहता है, सीनियर ब्रदर, मैं आपके बाद में सोख लूंगा। ये फेंग कहता है, अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सीनियर ब्रदर सच में इतना मक्खी चूस है? जाओ, जाके एक और बाल्टी लेकर आ जाओ। चलो उस 9 टीयर रेजरेक्शन हर्ब को बांट लेते हैं, हम दोनों को आधा आधा मिलेगा। ये सुनकर वो फेंग की आंखें चमक उठती है, उसमें पानी की धारा बहने लगती है और कहता है, थैंक यू सीनियर ब्रदर। वहां चांद की चांदनी के नीचे एल्डर शिया और एल्डर बाय चोर की तरह ये फेंग के कमरे में ऊपर से छेद करके झांक रहे हैं। एल्डर बाय अंदर देखकर कहते हैं, ये फेंग में सच में कुछ तो बात है। वो सच में 9 लीफ रेजरेक्शन हर्ब में अपने पैर सोख रहा है। और एल्डर शिया चक्कर खाकर पड़े हैं, कह रहे हैं, मेरा दिल लहूलुहान हो गया है और उसमें से खून निकल रहा है। ऐसे ही पूरी रात गुजर जाती है। फिर एक और सुहाने दिन की सुबह में ये फेंग एक पेड़ के नीचे बैठा अंगड़ाई ले रहा है और कहता है, सच में 9 लीफ रेजरेक्शन हर्ब अपने नाम पर खरा उतरता है। सिर्फ मेरे पैर उसमें सूखने से मेरी आत्मा और शक्ति पूरी अलग ही तरह से तरोताजा हो गई। मुझे मानना पड़ेगा कि 9 लीफ रेजरेक्शन हर्ब सच में अद्भुत है। सिर्फ मेरे पैर सूखने से उसकी ताकत के 1000वें हिस्से के भी इफेक्ट नहीं हुई होगी। फिर भी इससे मेरी आत्मा और शरीर दोनों शुद्ध हो गए हो ऐसा महसूस हो रहा है। फिर सिस्टम पैनल में देखकर कहता है, अभी मेरे पास 2510 बिग स्पेंडिंग पॉइंट्स हैं, तो अभी के लिए मैं उन्हें बचाऊंगा। आज की बिग स्पेंडर आइटम अबिसल सॉर्ड इंटेंट है। ब्रोकन रिमेन्स 10,000 मौजूद है स्टॉक में। ये अबिसल सॉर्ड इंटेंट ब्रोकन रिमेन चीज आखिरकार है क्या? फिर सिस्टम में से एक अबिसल सॉर्ड इंटेंट ब्रोकन रिमेन निकाल कर देखता है, जो किसी ब्लू कलर के क्रिस्टल जैसा दिखाई देता है, और डॉगी को आवाज लगाकर कहता है, डॉगी यहाँ आओ। उसकी आवाज सुनकर वही कहीं पर एक तकिए पर सोया डॉगी अपनी एक आंख खोलकर देखता है और खुशी खुशी कुछ खाना मिलने की सोच में अपनी जुबान निकालकर वुफ वुफ करके दौड़ता हुआ जहाँ ये फेंग बैठा है वहां आता है। डॉगी के पास आते ही क्रिस्टल उसकी ओर ऊपर करके कहता है, सिस्टम ने कहा था कि मुझे इस रिमेन को सिर्फ तुम्हारे सर से टच करवाना होगा। ऐसा कहकर वो उस क्रिस्टल को डॉगी के सर पर रखता है तो उसमें से एक लाइट उठती है और देखते ही देखते वो सारा क्रिस्टल डॉगी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और उसका पूरा शरीर और आंखें ब्लू लाइट से भर जाती है। उसके दिमाग में अलग अलग तरह के तलवारबाजी के कई सारे मूव्स आते हैं और वे सारे उसके शरीर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसे वो अंदर
बहुत ही कंफ्यूजन के साथ देखता रहता है और उसी की वजह से यह बाहर डॉगी जरा भी हिलडुल नहीं रहा होता। तो ये फेंग उसे एक हाथ में उठाकर कहता है, डॉगी क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? एक्चुअली जब इस अबिसल सॉर्ड इंटेंट ब्रोकन रिमेन को इस्तेमाल करने की बात हो तो यहाँ कोई बदलाव जैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। और पोस्ट देकर सिस्टम को पूछता है, सिस्टम क्या हो अगर मैं बिग स्पेंडर आइटम को वेस्ट करने जैसे इस्तेमाल ना करूं, क्या मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूं? और सोचता है, हालांकि ये थोड़ा बेतुका सुनाई देता है लेकिन मैंने कई अलग अलग फैंटेसी नॉवल पढ़ी है और उनसे मैं इतना तो कह सकता हूँ कि अबिसल सॉर्ड इंटेंट ब्रोकन रिमेन पक्का एक रेयर और बहुत कीमती आइटम है। तभी पीछे सिस्टम का जवाब आता है, डिंग, एक बहुत बड़ा बिग स्पेंडर पॉइंट का भाग काट लिया जाएगा। ये देखकर ये फेंग इतना डर जाता है कि उसका सर काला पड़ जाता है और उसके मुंह से गाली तक निकल आती है और कहता है, एक बहुत बड़ा हिस्सा। सोचता है, मैं उन्हें खुद इस्तेमाल नहीं कर सकता और ना ही किसी और से कह सकता हूँ। अगर वे इसको मुझसे छुपाकर जमा करके रखेंगे तो इससे तकलीफ बढ़ जाएगी। फिर डॉगी को उठाकर जाने लगता है और कहता है, चलो मेरे साथ अंदर चलो। तभी शायद डॉगी को होश आता है और उसके दिमाग में क्वेश्चन मार्क उठता है। उसी समय सेक्ट में किसी बिल्डिंग के अंदर मूनवाइट के पिताजी मूनवाइट को कहते हैं, क्वेंशुए, तुमने उन दोनों बच्चों को हेवनली डाउ बैटलफील्ड में ट्रेनिंग के लिए भेजने के बारे में सोचा है? तो वो सामने थोड़ा सोचकर पूछती है, द हेवनली डाउ बैटलफील्ड? फिर हाथ फोल्ड करके कहती है, मैं सच में उन्हें कुछ ज्यादा गाइड नहीं कर सकती हूँ। मुझे ये फेंग के बारे में तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन लैंग वूफेंग, मुझे शंका है कि शायद उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। अंकल ये फेंग को सोचकर कहते हैं, मैं अपने कुछ इनर डिसाइपल को भेजूंगा उनके साथ हेवनली डाउ बैटलफील्ड में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन तुम ये फेंग के बारे में इतनी कॉन्फिडेंट क्यों हो? हालांकि ये फेंग के पास खजाने हैं जो यहाँ तक कि ताकतवर कल्टीवेटर्स भी पाना चाहेंगे, लेकिन आखिरकार वो सिर्फ एक आम इंसान ही तो है। हेवनली डाउ बैटलफील्ड में कमजोर कल्टीवेटर या मॉन्स्टर्स उसे आसानी से मार डाल सकते हैं। मूनवाइट अपने पिताजी को मनाने की कोशिश करते हुए कहती है, पिताजी, ये फेंग के पास शायद स्पिरिचुअल रूट्स की कमी है, लेकिन वो एक आम इंसान तो नहीं है। उसकी ताकत के साथ वो पक्का हेवनली डाउ बैटलफील्ड में अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो उसके पिताजी आंख बंद करके हाथ हिलाते हुए कहते हैं, ये इम्पॉसिबल है। बिना स्पिरिचुअल रूट्स के वो सिर्फ एक आम इंसान ही है। इस तरह से ये फेंग की तरफदारी करना बंद करो। तो मूनवाइट आगे समझाती है, वो ना सिर्फ ची गैदरिंग रेल्म के पीक तक बिना स्पिरिचुअल रूट्स के पहुंच गया, बल्कि उसने जो अपना स्पिरिचुअल सी खोला है वो मेरे स्पिरिचुअल सी से 20 गुना ज्यादा बड़ा है। मेरे लिए भी इसे मानना मुश्किल था जब एल्डर बाय ने कहा था, लेकिन सच यही है कि मुझे भी इस बात को मानना ही पड़ा। तो अंकल सामने कहते हैं, ये तो उससे भी ज्यादा इम्पॉसिबल है। जब उस वक्त तुमने अपना स्पिरिचुअल सी खोला था तो तुमने स्टार पिक सेट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था और हमारे ग्रैंड एंसेस्टर को भी डरा दिया था। तो फिर कैसे एक आम इंसान के लिए तुमसे 20 गुना ज्यादा बड़ा स्पिरिचुअल सी खोल पाना मुमकिन है? ये सिर्फ एक कल्पना ही है। वे ऐसा कह ही रहे थे कि तभी एक बहुत बड़ा एनर्जी का धमाका होता है, जिसकी भनक सेक्ट में मौजूद सभी को होती है। और इतनी सारी एनर्जी एक साथ महसूस करके सभी के आश्चर्य में पसीने छूट रहे हैं। उसके तुरंत बाद कई सारी सॉर्ड इंटेंट एक के बाद एक महसूस होती है, जैसे द रोड टू हेल, द सोल क्रॉसिंग ब्रिज, द सॉर्ड हैज नॉट बीन ड्रॉन येट, लेट द पर्सन गो फर्स्ट। ऐसे कई सारी सॉर्ड इंटेंट महसूस करके सभी उस एनर्जी वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। एल्डर बाय पूछते हैं, क्या यही वो जगह है? मूनवाइट पूछती है, एल्डर बाय, एल्डर शिया, आप दोनों भी यहाँ पर हैं? लैंग वूफेंग कहाँ पर है? तो एल्डर बाय जवाब देते हैं, वो यहाँ से दूर भाग गया। यहाँ मौजूद सॉर्ड इंटेंट बहुत ज्यादा डरावनी है, वूफेंग इसे झेल नहीं सकता।
इसीलिए सिर्फ हम दोनों ही है यहाँ पर। यहाँ उस जगह के ऊपर मून वाइट के पिताजी खड़े हैं। उनके हाथ में रेडिश येलो कलर की एनर्जी है और एल्डर बाय और एल्डर शिया के पास आने पर उन्हें डिटर्मिनेशन के साथ कहते हैं, एल्डर बाय, एल्डर शिया, मैं आगे बढ़ता हूँ, तुम लोग मेरे पीछे ध्यान रखना। और इसके साथ ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है और अब आगे अलग धमाकों के साथ मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय।